सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ FRB 3.0। और इस लेक्चर में हम लोग ज्योग्राफी का थर्ड टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज़ अर्थ इंडिया। टॉपिक यार मैं बताता नहीं हूँ इसलिए बिकॉज वही जो सेम ऑर्डर में हम लोगों ने चीज़ें कर रखी हैं पहले, जैसे कि अगर आपके पास फैटमैन है तो जिस भी ऑर्डर में हैं वो आपके चैप्टर्स उसी ऑर्डर में हम चीज़ें करने वाले हैं, ठीक है। या फिर जिस ऑर्डर हम लोगों ने 3.0 बैच में किया था उसी ऑर्डर में सारी चीज़ें करने वाले हैं, इसलिए मैं टॉपिक का नाम नहीं बताता हूँ, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आप में से कुछ लोग, कुछ तो नहीं है लेकिन हाँ बहुत ही कुछ लोग भी ये बोल रहे थे कि सर जैसे शाम को हम एक और नया सब्जेक्ट करते हैं, जैसे केमिस्ट्री हम लोगों ने स्टार्ट किया, तो क्या हम सुबह और शाम एक ही लेक्चर कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा सभी लोग कि भाई हमें सुबह शाम एक ही लेक्चर, जैसे कि ज्योग्राफी हमने मतलब एक ही जो सब्जेक्ट है वो करना चाहिए, जैसे सुबह ज्योग्राफी कर रहे हैं तो शाम को भी ज्योग्राफी, या फिर मॉर्निंग में ज्योग्राफी और शाम को जैसे अभी केमिस्ट्री कर रहे हैं, यानी अलग अलग सब्जेक्ट वैसा रखना चाहिए। लिटिल बॉय में कल क्वेश्चन 39 और 40 का आंसर नहीं दिया था। कारण उसका बताता हूँ, बिकॉज NDA CDS का एग्ज़ाम एकदम अभी एक महीने पहले ही हुआ था, ठीक है, अप्रैल में ही। बुक आपकी मई में लॉन्च हुई है, तो लास्ट में, क्योंकि आपको पता है ऐसा तो है नहीं कि तुरंत खट से प्रिंटिंग हो जाती है और सारे डॉक्यूमेंट में चेंज करना, यानी कि लेटेस्ट क्वेश्चन ऐड करना, तो उसकी वजह से वो 2 क्वेश्चन के आंसर उसमें नहीं ऐड हो पाए थे जो मैंने टेलीग्राम पे कल पोस्ट कर दिए थे। और 40th वाले का ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होगा, जहाँ पर सब पूछा था सबसे कम एंगल जो अगर हम बात करें 21 जून को कौन सा लैटिट्यूड बना रहा होगा, तो सबसे कम एंगल आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बना रहा होगा, बिकॉज ऊपर वाला जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक 21 जून को, वो टिल्टेड है टुवर्ड्स दी सन, वहाँ पर डायरेक्ट रेज पड़ रही है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में जो एंगल होगा वो सबसे कम होगा। ऑलराइट। बाकी इक्का दुक्का कुछ लोग बोल रहे थे ये क्वेश्चन ये गलत है, ये गलत है, कोई गलत नहीं है, ठीक है। मैंने चेक कर ली थे, इसलिए मैं यहाँ पर कुछ लिख के नहीं लाया कि इन्होंने ये पूछा था उन्होंने ये पूछा था, कोई गलत नहीं है। बस 39 40 का आंसर नहीं था, तो वो मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया था। बाकी जिसकी जो क्वेरीज थी, जिसको डाउट था, तो मैंने कमेंट में मतलब कंफर्म कर लिया कि भाई ऐसा कुछ एरर नहीं है, वो आप ही देखिए, सोल्यूशन सब लिखा हुआ है वहाँ पर कि आप वहाँ पर क्या मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अर्थ इंटीरियर, और सेम वही आपको फॉलो करना है। आई होप आप पहले इसको पढ़ के आए होंगे फैटमैन से, देन उसके बाद इसको यहाँ से करना है, और उसके बाद लिटिल बॉय से प्रैक्टिस कर लेनी है जो आपको पास लिटिल बॉय होगी। नहीं है तो अभी जब तक नहीं है तब तक मैं आपका टेलीग्राम पे इसीलिए पोस्ट कर देता हूँ क्वेश्चंस को, ठीक है। तो वहाँ से आप उनको कर सकते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में। ये हिंदी का माइंड मैप, तो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको खोल के रखेंगे। काफ़ी साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर ऑडियो वाले जो AI वाला जो फीचर है उसको ऑटो डब को ऑन कर दिया करिए, तो वो ऑन ही रहता है, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा टाइम लेता है, नहीं अब वीडियो अपलोड होने के बाद थोड़ा टाइम लेता है वो, इसलिए आपको तुरंत विजिबल नहीं होता होगा वो। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं अभी। अगेन जित सभी लोगों को पता है कि क्या है ये सारी चीज़ें, कि भाई हम यहाँ पर रिवीजन पर्पस से सारी चीज़ें कर रहे हैं, बहुत डेप्थ में नहीं घुसते हैं यहाँ पर चीज़ों में। तो अर्थ के इंटीरियर में सबसे पहले आते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जब हम अर्थ के इंटीरियर में जाते हैं तो उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखना उसकी स्टडी को जियोलॉजी बोलते हैं, अर्थ के इंटीरियर को। और फादर ऑफ जो जियोलॉजी बोलते हैं वो जेम्स हटन को बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, जेम्स हटन। देन अर्थ जो है उसको हम 3 लेयर्स में मेनली डिवाइड करते हैं। 3 लेयर कौन कौन सी हैं, तो सबसे ऊपर वाली है यहाँ पर आपको क्रस्ट दिख रही है, देन ये बीच में है मैंटल, और सबसे अंदर है कोर। तो क्रस्ट ये हो गई, मैंटल ये हो गई, और कोर ये हो गई। तो 3 लेयर्स में इनको डिवाइड कर रहे हैं। क्रस्ट की अगर बात करेंगे तो सियाल के नाम से जानते हैं, बिकॉज सिलिका और एल्यूमिनियम का बना हुआ है ये क्रस्ट। थिकनेस की अगर बात करेंगे तो 5 to 70 किलोमीटर रफली इसकी थिकनेस है। कहीं कहीं पे अप टू 100 किलोमीटर भी जाती है क्रस्ट, जो है काफ़ी थिक होती है। कहाँ पर, जैसे कि अगर आप हिमालयाज़ की बात करेंगे, हिमालय में तो बहुत थिक है 100 किलोमीटर तक। बाई वॉल्यूम बाई मास अभी आप इसको याद रखना चाहें याद रखें, नहीं तो अभी मैं लास्ट में समराइज़ करूँगा इसको। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कॉन्टिनेंटल यानी कि आपका ये भूपर्पट्टी हो गई आपकी जो महासागरीय वाली, और ये स्थलीय भूपर्पट्टी हो गई कॉन्टिनेंटल वाली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो समुद्र के नीचे जो पार्ट है लैंड का उसको ओशनिक क्रस्ट बोलते हैं, और जहाँ हम लोग रहते हैं ये सारा माउंटेन वगैरह पार्ट इसको कॉन्टिनेंटल बोलते हैं। अब इन दोनों में आपको कौन सी थिक ज़्यादा लग रही है, मोटी, तो कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट होती है वो ज़्यादा मोटी है एज़ कम्पेयर टू ओशनिक क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट को यहाँ से नहीं गिनेंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो पानी है ना, क्रस्ट थोड़ी ना है, इतनी है, यानी इसकी जो थिकनेस है वो काफ़ी कम है, रफली 5 किलोमीटर इसकी थिकनेस है। वहीं इसकी अगर बात करेंगे कॉन्टिनेंटल की तो वो 30 तक जाती है, ठीक। जो ओशनिक वाली है पतली है लेकिन डेंसर है, ध्यान रखना, इट इज़ डेंसर। ये लाइटर है, ये बसाल्टिक रॉक की बनी हुई है तो ग्रेनिटिक, GC करके याद करना है आपको, ठीक है, या फिर ओशन में सॉल्ट होते हैं तो बसाल्टिक रॉक, क्लियर। देन दूसरी हमारी मैंटल। मैंटल को सीमा बोलते हैं बिकॉज सिलिका और मैग्नीशियम की बनी हुई है ये। इसकी थिकनेस अप टू 2900 किलोमीटर्स तक जाती है, मैंटल की बात कर रहे हैं, 2900 किलोमीटर तक।
इसको अभी रुक जाओ। टॉप लेयर सॉलिड फॉर्म में होती है। अब है क्या ना कि जो मैंटल इसको भी फर्दर डिवाइड कर देते हैं अपर और लोअर मैंटल में। तो आप देख पा रहे हो कि ये पूरा मैंटल है। और कुछ में एक लोग ने मुझे पता नहीं व्हाट्सएप किया था कि सर थोड़ी एनर्जी हल्की सी डाउन कभी कभी रहती है आपकी। ठीक है, तो डाउन नहीं होता, ये है कि कभी कभी थोड़ा दर्द ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, गर्दन में, इस वजह से वो थोड़ा सा हो सकता है आपको फील होता हो। लेकिन यार आई थिंक मेरे हिसाब से तो मैं एनर्जी फुल ही रखता हूँ। बाकी आप लोग बताइए कैसी क्या एनर्जी रहती है ना। चलो, तो यहाँ पर 2900 किलोमीटर्स आपकी थिकनेस रहती है। इसको मैंटल को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये अपर मैंटल और ये लोअर मैंटल। अब अपर वाला भी है ना, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अपर में जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है ये सॉलिड पार्ट होता है, एकदम सॉलिड, और इसके जो नीचे होता है वो थोड़ा सेमी मॉल्टेन फॉर्म में होता है, एस्थेनोस्फीयर। हिंदी में अगर आप देखोगे तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं दुर्बलता मंडल। दुर्बल है ये, दुर्बल का मतलब होता है वीक है, जी हाँ। तो ये एस्थेनोस का मतलब ये वीक होता है, बहुत वीक। क्यों वीक है? वीक इसलिए है क्योंकि ये एक्चुअल में सॉलिड नहीं है, ये मैग्मा या जो लावा होता है वही है ये एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, तो ये जो अपर पार्ट हो गया सॉलिड है और ये थोड़ा सा वीक है जो एस्थेनोस्फीयर है। क्लियर इतनी चीज़? तो ये ध्यान रखना है इसका डिवीजन किस तरह से करते हैं। एस्थेनोस्फीयर मैंने आपको बता दिया, ये 200 किलोमीटर तक जाएगा। कौन? एस्थेनोस्फीयर। देन आते हैं कोर पे। कोर को भी डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, ऊपर वाली होती है आउटर और अंदर वाली होती है इनर। कोर जो है वो जाती है कहाँ तक? अर्थ की जो रेडियस है रफली 6400 किलोमीटर तक जाएगी। हमने कल देखा था 6371 किलोमीटर इतनी अर्थ की रेडियस है, तो वहीं तक जाएगी हमारी। ठीक है, कोर। बाहर वाला जो कोर होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है और इसी की वजह से अर्थ को उसकी मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मिलती है। अंदर का कोर सॉलिड फॉर्म में होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो अंदर है, सबसे अंदर है, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा होगा उस पर, इस वजह से वो सॉलिड फॉर्म में है। क्लियर? इसको नीफे भी बोलते हैं। किसको? कोर को। क्यों? क्योंकि ये निकल और आयरन की बनी हुई है, इसलिए इसको नीफे बोलते हैं। अब बाई वॉल्यूम बाई परसेंटेज, अब यहाँ पर मैं आपके लिए समराइज करके लिख देता हूँ सारी चीज़ें। तो ये क्रस्ट है, ये मैंटल है, ये कोर है। ठीक, देन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाई वॉल्यूम एंड बाई मास। क्लियर है? अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि कैसा क्या परसेंटेज है। तो 1%, ठीक, मैंटल 84% एंड क्रस्ट 15%। क्रस्ट यहाँ भी बाई मास भी 1% रफली होगा, 68% एंड 31%। बस इसको इस तरह से आपको समराइज करके याद कर लेना है ना। अब है क्या कि ये लिथोस्फीयर क्या चीज़ होती है, अगर आपसे पूछ ले व्हाट इज लिथोस्फीयर, स्थलमंडल क्या होता है, तो जो पूरी क्रस्ट है और अपर सॉलिड पार्ट ऑफ मेंटल है, यानी कि एस्थेनोस्फीयर से ऊपर वाला पार्ट, एस्थेनोस्फीयर इसमें इंक्लूडेड नहीं होता है, तो उसको हम बोल देते हैं लिथोस्फीयर, स्थलमंडल। इसकी थिकनेस 200 किलोमीटर तक जाती है। एस्थेनोस्फीयर जो है, एस्थेनोस्फीयर वो 400, आई थिंक वहाँ 200 तो नहीं बता दिया था, 400 किलोमीटर तक जाता है एस्थेनोस्फीयर। लिथोस्फीयर 200। क्यों? क्योंकि लिथोस्फीयर तो ऊपर है एस्थेनोस्फीयर से, तो एस्थेनोस्फीयर 400, ये 200 तक जाएगा। मैं फिर से समराइज करता हूँ आपके लिए। क्रस्ट जो होता है अप टू 70 किलोमीटर, जिसमें कॉन्टिनेंटल जो होता है वो 30 एवरेज, और एवरेज डेंसिटी भी यार ध्यान रखना इनकी। ठीक है, अभी मैंने बोला है डेंसर होता है, तो एवरेज इसकी जो डेंसिटी है रफली होती है 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ओसेनिक की, और इसकी जो है वो रफली 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, एंड वो आपका लिथोस्फीयर जो है 200 किलोमीटर तक, एस्थेनोस्फीयर 400 किलोमीटर तक, मैंटल 2900 किलोमीटर तक जाएगा पूरा, और कोर तो अर्थ के इंटीरियर तक जाएगा। अब आते हैं असमानता पर, डिसकॉन्टिन्यूटी पर। इसका मतलब ये होता है जहाँ से एक लेयर खत्म होती है और दूसरी शुरू होती है, उसको असमानता बोलते हैं, डिसकॉन्टिन्यूटी बोलते हैं। जैसे कि, और हम उसको याद कैसे रखते हैं? याद ऐसे रखते हैं, कोई मुझे रेड गुलाब ला दो, कोई मुझे रेड गुलाब ला दो, ये सेम नाम है। ठीक है, तो कोनराड जो है वो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में है। यहाँ पर मोहोज हो जाएगी, यहाँ पर। ठीक है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, मैं ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, तो आप इस तरह से याद करो, ये है क्रस्ट, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये है मैंटल, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये है कोर, इसको दो पार्ट में डिवाइड। तो कोई मुझे रेड गुलाब ला दो, आई थिंक अब बताने की ज़रूरत नहीं है, सब इट गोज़ विदाउट सेइंग कि अगर पूछ ले क्रस्ट को मैंटल से कौन अलग कर रहा है, तो मोहोज है जो पूरे क्रस्ट को पूरे मैंटल से अलग कर रहा है। अपर मैंटल को लोअर मैंटल से रेपेट्टी है, पूरे मैंटल को पूरे कोर से ग्यूटेनबर्ग है, आउटर कोर को इनर कोर से लेहमैन से, खत्म। ठीक है, तो ये डिसकॉन्टिन्यूटी हो गई। अब बात ये आती है कि जो हमारी लिथोस्फीयर है ये, ठीक है, ये लिथोस्फीयर है, तो ये है क्या? तो एक्चुअल में प्लेट है, ये प्लेट है जो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर स्लाइड कर रही है, उसके ऊपर चल रही है। क्लियर? तो जो मैकेंजी और पार्कर के दो लोग हुए, ठीक है, उन्होंने एक प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी दी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये बोला कि जितनी भी हमारी पूरी अर्थ है, जो सॉलिड पार्ट है, उसको हम 7 मेजर और कुछ माइनर प्लेट में डिवाइड कर सकते हैं। आई अगेन रिपीट, मैकेंजी और पार्कर
ठीक है। मैकेंजी और पार्कर ने ये बात बोली कि हम पूरे अर्थ को 7 मेजर लिथोस्फेरिक प्लेट और कुछ माइनर में डिवाइड कर सकते हैं। मेजर कौन सी, माइनर कौन सी है? तो मेजर होगी जिनमें गोला लग रखा है लाल वाला, ठीक है, अफ्रीकन, यूरेशियन, ऑस्ट्रेलियन, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, पैसिफिक, अंटार्कटिक। तो जो किसी कॉन्टिनेंट या ओशन यानी किसी महाद्वीप या महासागर के नाम पे है वो होंगी। बाकी सबसे बड़ी पैसिफिक है, सबसे छोटी है जुआन दे फूका। ये जुआन दे फूका सबसे छोटी और पैसिफिक सबसे बड़ी है, ठीक है। इनका क्या है, मूवमेंट होता रहता है। मूवमेंट 3 तरह से हो सकता है, या तो दूर जा सकती हैं एक दूसरे से, या तो पास आ सकती हैं, या फिर एक दूसरे पर ये स्लाइड कर सकती हैं। तो अगर एक दूसरे से दूर जाएंगी तो होगा क्या, क्योंकि ये किसके ऊपर फ्लोट कर रही हैं, एस्थेनोस्फीयर के ऊपर, जो कि कुछ और नहीं मैग्मा या लावा है। तो जब दूर जाएंगे तो यहाँ से ये मैग्मा या लावा निकलेगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, नया क्रस्ट जो है क्रिएट हो जाएगा। तो इसीलिए इसको कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री बोलते हैं। जब 2 प्लेट पास आती हैं तो जो भारी वाली होती है, जो डेंसर वाली होती है, वो सबडक्ट कर जाती है, धंस जाती है, उसको यहाँ पर बन जाता है सबडक्शन जोन। सबडक्शन जोन बनता है यहाँ पर, और ये जो नीचे धंस गया ये मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि इतना गर्म होता है कि उसमें मेल्ट हो जाएगा, तो जो क्रस्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म में एक इधर तो एक उधर, ना तो क्रस्ट क्रिएट होगा ना तो डिस्ट्रॉय होगा, ये ध्यान रखना है। ये डाइवर्जेंट आपको ओशन के मिड में देखने को मिलती है, समुद्र के बीच में जनरली। कॉन्वर्जन के केस में हमें वॉल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिलती है बहुत ज़्यादा, यहाँ पर भी मिलती है लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलती है कॉन्वर्जेंट वाले में। ट्रांसफॉर्म वाले में हमें मेनली अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं, भूकंप देखने को मिलते हैं। तो अभी आते हैं हम भूकंप पे, ठीक है। लेकिन उससे पहले पहले भूकंप पे आते हैं। तो भूकंप जो है होता क्या है, तो भूकंप इज अ सडन रिलीज ऑफ एनर्जी अलोंग अ फॉल्ट लाइन। आई अगेन रिपीट, इट इज अ सडन रिलीज ऑफ एनर्जी अलोंग अ फॉल्ट लाइन। व्हाट इज अ फॉल्ट लाइन? तो 2 प्लेटें हैं इस तरह से, इतनी स्मूथ नहीं होती, इस तरह से ऑड होती हैं थोड़ी सी, इस तरह से, इस तरह से। तो जब ये आपस में स्लाइड करेंगे इस तरह से, ऐसे ऐसे देख लो, तो ये क्या होंगी, लॉक हो जाएंगी, यहाँ पर लॉक हो जाएंगी, और यही इसी को फॉल्ट लाइन बोल देंगे। जहाँ लॉक हो जाती हैं, जहाँ पर फ्रिक्शन इनको लॉक कर लेता है, दैट इज कॉल्ड एज अ फॉल्ट लाइन। अब फॉल्ट लाइन के अलॉन्ग अब क्या होगा, ये उधर जाना चाह रही है। अभी एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये फ्रिक्शन को ओवरकम कर जाएंगी, वो टाइम यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी, एंड दैट एनर्जी, दैट सडन रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज अर्थक्वेक, जो कि वेव्स के फॉर्म में रिलीज होती है, जिनको हम बोलते हैं अर्थक्वेक वेव्स या सीस्मिक वेव्स। जिस पॉइंट से एनर्जी रिलीज होती है अर्थ के अंदर में, अर्थ के अंदर से, उसको हाइपोसेंटर या फोकस बोलते हैं। और ये ऑब्वियस सी बात है, ट्रैवल करेगी चारों डायरेक्शंस में, और इसके जस्ट जो सबसे ऊपर पॉइंट है वहाँ सबसे पहले पहुंचेगी ये, और ऐसे पॉइंट को बोलते हैं एपीसेंटर। हाइपोसेंटर जहाँ से रिलीज हुई, एपीसेंटर वो पॉइंट है जहां सबसे पहले वो अर्थ सरफेस को जाके मिली, दैट इज कॉल्ड एज भूकंप का एपीसेंटर, जहां पर डिस्ट्रक्शन सबसे ज्यादा होगा। क्लियर? अब ध्यान ये रखना है कि अगर यही समुद्र तल के अंदर भूकंप आ जाता है तो उसी को सुनामी बोल देते हैं। सुनामी का मतलब कुछ और नहीं होता, सुनामी का मतलब होता है हार्बर वेव्स। जैसे भारत में 2004 में आई थी काफ़ी भयंकर, तो समुद्र के अंदर अगर आ जाएगी जो भूकंप है, तो वो क्या होगा, वेव्स के फॉर्म में कोस्ट को हिट करेगा, तो उसको सुनामी बोलते हैं। इतनी चीज़ क्लियर हो गई, ठीक। अब ये जो वेव्स हैं ये 2 तरह की होती हैं, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। जो बॉडी वेव होती हैं फर्दर 2 तरह की होती हैं, पी वेव्स और एस वेव्स। पी वेव क्या है, ये सबसे पहले सीस्मोग्राफ में रिकॉर्ड करी जाती हैं। सीस्मोग्राफ सीस्मिक वेव्स को, अर्थक्वेक वेव्स को रिकॉर्ड करता है। अब ये सबसे पहले इसलिए रिकॉर्ड होती हैं क्योंकि सबसे पहले पहुंच जाती हैं, ये सबसे फास्टेस्ट ट्रैवल करती हैं, लॉन्गिट्यूडनल नेचर की होती हैं। इसका मतलब ये होता है कि इनका जो वाइब्रेशन होता है वो वेव के डायरेक्शन, जैसे वेव ऐसे चल रही है इधर की ओर, ठीक है, तो इनका जो वाइब्रेशन होगा वो आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, यानी कि पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, जिसकी वजह से ये क्या क्रिएट करती हैं, ये क्रिएट करती हैं क्रेस्ट एंड ट्रफ। ये क्या क्रेस्ट एंड ट्रफ बोल रहा हूँ, ये क्रिएट करेंगी स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग। स्ट्रेचिंग जहां से भी पास होंगी वहां पर स्ट्रेचिंग और स्क्वीजिंग करेंगी, और ये क्या करेंगी, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन डेवलप करेंगी, एक साउंड वेव की तरह। सो दे रिजेंबल दी साउंड वेव, तो साउंड वेव की तरह कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, ये डेवलप करेंगी। एस वेव्स जो होती हैं वो ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं, मीडियम का जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट करता है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो ये क्या क्रिएट करेंगे, क्रस्ट एंड ट्रफ क्रिएट करेंगे। इस बार सीडीएस के पेपर में इस बार ये सवाल बना था इस तरह का, तो आपके बन सकता है ऐसा ना सोचना कि भाई सीडीएस बना था तो इसमें नहीं बनेगा, क्रस्ट एंड ट्रफ, ठीक है, ये ध्यान रखना। एस वेव, एस वेव की खासियत ये है कि सिर्फ ये सॉलिड मीडियम में ट्रैवल कर सकती हैं, लिक्विड और गैस में ट्रैवल नहीं कर सकती हैं, जिसकी वजह से हम ये पढ़ते हैं कि जो एस वेव का शैडो जोन होता है वो बड़ा होता है, छाया क्षेत्र, एज कंपेयर टू पी वेव्स। क्यों? जब यहाँ से हम अर्थक्वेक वेव्स को पास करेंगे तो होगा क्या
क्योंकि जो हमारी एस वेव्स हैं वो लिक्विड से तो ट्रैवल कर ही नहीं पाती हैं, तो आउटर कोर से ये ट्रैवल नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से यहाँ तक हमें एस वेव्स रिकॉर्ड नहीं होंगी। कहाँ से कहाँ, 104 नोट करना है इसको, 104 से लेकर 104। लेकिन पी वेव्स तो ट्रैवल कर लेती हैं, बात ये है कि बस उनकी स्पीड धीमी हो जाती है थोड़ा लिक्विड में, और गैस का तो कोई लेना देना है ही नहीं अंदर, तो थोड़ा सा स्पीड धीमी हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा इन वेव्स का, जिसकी वजह से यहाँ से 104 से लेकर 150, 104 से लेकर 150 तक में ये ऑब्जर्व नहीं होंगी। लेकिन ये तो पूरा यहाँ से 104 से लेकर 104, तो इसीलिए बोलते हैं इसका शैडो जोन बड़ा है। कितना बड़ा है, इतना बड़ा है कि ये पूरी अर्थ सरफेस का 40% ऑक्यूपाई कर लेता है। दिस इज 40% ऑफ एंटायर अर्थ सरफेस। क्लियर। और दूसरी तरह की जो हमारी वेव्स थी, दैट वाज सरफेस। पहली थी बॉडी वेव्स और दूसरी थी सरफेस। अब जब बॉडी वेव्स आती हैं रॉक के कांटेक्ट में, सरफेस ऑफ अर्थ के कांटेक्ट में आती हैं, तो सरफेस वेव्स बन जाती हैं। इसी को हम लव वेव्स या रैले वेव्स के नाम से जानते हैं। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन यही करती हैं जो सरफेस वेव्स होती हैं, यही। अब हम डिस्ट्रक्शन को या फिर इनकी इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड को मेजर कैसे करते हैं अर्थक्वेक की, तो देर आर टू स्केल्स टू मेजर इट। रिक्टर से मेजर करते हैं मैग्नीट्यूड को और मर्कैली से मेजर करते हैं इंटेंसिटी को। एम से मर्कैली, लेकिन एम से मैग्नीट्यूड नहीं है, ध्यान रखना, नहीं है, इंटेंसिटी है, और रिक्टर मैग्नीट्यूड। इसकी स्केल 0 से 10 तक जाती है, लेकिन ये कोई लिमिट नहीं है, 10 से ऊपर भी हो सकता है, लिमिटलेस स्केल है रिक्टर। मर्कैली की लिमिट होती है 1 से लेके 11 तक। ठीक है। अब अर्थ के इंटीरियर के बारे में अगर हम बात करें कि हम इतना सब पढ़ रहे हैं अर्थ के इंटीरियर के बारे में, तो ये हमें पता कैसे चला? हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में ऐसे पता चला, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये काफ़ी सारे सोर्सेज हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है वोल्केनो एंड रॉक, तो पहले इसको देखो, वहाँ मैं यहाँ मत दिमाग लगाओ, पहले इसको देखो। वोल्केनो, अंदर से मैग्मा निकला है। वोल्केनो क्या है, इतना तो पता होगा ना कि अंदर से ज्वालामुखी निकल रहा है, ज्वालामुखी से अंदर से मैग्मा या लावा निकल रहा है। तो अंदर से जो चीज़ निकलती है, हम अंदर के बारे में जानना चाहते हैं, मेथड्स टू नो अबाउट द इंटीरियर ऑफ अर्थ, और अंदर से ही कोई चीज़ निकल रही है, चाहे वो ये हो चाहे चट्टान हो। चट्टान अंदर से निकलता है क्या? बिल्कुल, वो हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे कि रॉक एक्चुअल में मैग्मा या लावा से ही बनता है। तो जो चीज़ अर्थ के इंटीरियर से निकल रही है वो डायरेक्ट सोर्स होगा, वो डायरेक्ट होगा। क्लियर है? जैसे वोल्केनिज्म हो गया, रॉक हो गया। लेकिन अगर कोई चीज़ अर्थ के इंटीरियर से नहीं निकल रही और हमें वहाँ से अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता चलता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये यहाँ से हमें जब अर्थ को एक वेव्स यहाँ से गुजारी, तो यार हमें पता चला कि यार ये ऐसे वेव तो यहाँ से दिख ही नहीं रही, रिकॉर्ड ही नहीं हो रही है। तब हमें समझ में, अच्छा, क्योंकि कोई अंदर तो गया नहीं ना यार, इतना तुम सोच लो कि, आप समझ लो कि भाई कितना मैक्सिमम कोई कितना डीप गया होगा, गेस करो। 12 किलोमीटर। अब समझ लो क्रस्ट तक है, 70 किलोमीटर तक जाता है क्रस्ट तक, 12 किलोमीटर तक अभी ह्यूमंस जा पाए। तो अर्थ के कैसे पता चला कि भाई यहाँ से ऐसे गुजारी, यहाँ रिकॉर्ड ही नहीं हो रही, और हमें पता है कि ऐसे तो लिक्विड में ट्रैवल ही नहीं कर पाते। अच्छा, तो आउटर कोर इसका लिक्विड है इस तरह से। तो सीस्मिक वेव्स हमें ये इनडायरेक्ट सोर्स हैं, ठीक है। सीस्मिक वेव्स, अर्थक्वेक वेव्स, ये अर्थक्वेक्स नहीं, अर्थक्वेक वेव्स इनडायरेक्ट सोर्स। मेट्योराइट, जो ऊपर से उल्का पिंड आते हैं, वो यहाँ पर आते हैं, ठीक है, टकराते हैं, तो वो अर्थ के अंदर से तो नहीं आए, बाहर से आए, लेकिन वहाँ से हमें पता चल जाता है, अच्छा अगर ये ऐसा है तो हमारी अर्थ की इंटीरियर भी ऐसा होगा। टेम्परेचर, ये सब टेम्परेचर हो गया, ग्रेविटी हो गई, मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ये सब इनडायरेक्ट होंगे, ठीक है। तो इतना हो गया हमारा। अब यहाँ पर कुछ बचा है क्या? नहीं बचा है। बस इतना ध्यान रखना कि यहाँ पर हमारा जो पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से लेके ऐसे और फिर यहाँ से शुरू हो जाएगा, क्योंकि यार अर्थ गोल है, आपको पता है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये मतलब यहाँ से यहाँ मैंने एक्सटेंड कर दिया। समझ में आ रहा है ना इतनी चीज़? तो इसको बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये एक्चुअल में एक रिंग तरह बनाता है, और यहाँ पर वो जो वॉल्केनिक एक्टिविटी है और जो सीस्मिक एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसको हॉट स्पॉट वॉल्केनिज्म से कन्फ्यूज़ मत करना। ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वो पार्ट है पैसिफिक ओशन में जहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटी और जो सीस्मिक एक्टिविटी है सबसे ज़्यादा होती है। 90% ऑफ ऑल वॉल्केनोज, वॉल्केनिक एक्टिविटी, जितने भी वॉल्केनो हैं वो यहीं पाए जाते हैं, इसी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में। हॉटस्पॉट वो होते हैं जो स्पेसिफिक रिंग ऑफ फायर के अलावा, जैसे हवाई वाला वॉल्केनो है, तो वो उनको हम हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म बोलते हैं, ठीक है। क्लियर? लिए मिलते हैं शाम को, तो मिलेंगे ही, लेकिन आपको करना क्या है मैं बताता हूँ। और एक चीज़ कि भाई अगर आपने ये लेक्चर किया तो कल वाला मिस मत करना, क्योंकि दोनों आपस में अटैच्ड हैं थोड़े से। कल हम पढ़ेंगे कि प्लेट्स क्यों मूव कर रही थी, ये मूव कर रही थी, वोल्केनिज्म क्या होता है, वोल्केनो से रॉक्स कैसे बनती हैं, वो सब हम कल पढ़ेंगे। तो दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, प्लीज़ मिस मत करना, ठीक है। और अब आपको करना क्या है, अब आपको जाना है लिटिल बॉय की तरफ, उससे क्वेश्चंस लगाने हैं लेवल 1 और लेवल 2 के, और फिर आपको कमेंट में आके बताना है। अगेन, दिस इज़ टू बिल्ड योर डिसिप्लिन एंड दिस इज़ फॉर योर सेल्फ ओनली, ठीक है। लेवल 1 और लेवल 2 का आपको स्कोर लिखना है, कितना क्या है। कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप ज़रूर करिएगा। अभी मैं एक पोर्टल भी डेवलप करवा रहा हूँ, और उस पोर्टल के थ्रू क्या होगा वो पोर्टल मैं आपको दे दूँगा।
जो भी जिसको कुछ क्वेरी होगी कि इस क्वेश्चन में हमें डाउट है, यहाँ ये डाउट है, तो वहाँ पर आप पोस्ट कर देंगे। तो इससे होगा क्या, मुझे तुरंत पता चल जाएगा, अच्छा यहाँ पर इस पेज नंबर है, आपको ये पर्टिकुलर डाउट है, तो मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कल मैंने कमेंट देख रहा था कि ये क्वेश्चन गलत है। ऐसा नहीं कि सर क्या ये क्वेश्चन गलत है ना, ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, कोई क्वेश्चन गलत नहीं था, सब सही थे। अगर आपको डाउट होता है तो आप बिल्कुल बता सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं पोर्टल आपको दे दूंगा 1-2 दिन में, तो वहाँ पर आप सारी चीज़ें रिपोर्ट कर सकते हो। बाकी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को मैं कोशिश करता हूँ कोई प्रॉब्लम ना हो, जितना मैं अपनी साइड से कर सकता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा एफर्ट आपको ही मानना होगा। मैं जहाँ पर वर्ड यूज़ करने होते हैं मैं यूज़ कर देता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये अब केंद्र होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी, इसलिए माइंड मैप आपको दोनों परमार SSC टेलीग्राम पे जिन लोगों को नहीं पता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप उठा सकते हैं। क्लियर है। और बाकी जिन लोगों ने क्विज़ ग्रुप अभी ज्वाइन नहीं किया उसको ज्वाइन कर लें। जो लोग NTPC के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए भी एक आज ही मेगा क्विज़ ऑर्गेनाइज करवाई जा रही है, वहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, वहाँ से आप कर सकते हैं। काफ़ी लोग इसके प्रिंटेबल PDF को लेकर भी बात कर रहे थे। वैसे तो ये मैं इस फॉर्मेट में देता हूँ जहाँ पर ये एडॉन्स भी रहते हैं, बाकी प्रिंटेबल को लेके भी जो फाइनल PDF है उस पर मैं विचार कर रहा हूँ, वो भी आपको मिल जाएगी, आप चिंता मत करिए। ठीक है, बस आप पढ़ते रहिए। ऑलराइट, बाकी लेवल 1 लेवल 2 में क्या स्कोर आया ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू, धन्यवाद।